वही है, लाइट ही, लेकिन टॉपिक नया होगा। आज हम बात करेंगे किसकी, रिफ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्शन। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे अपवर्तन की। किसकी बात करेंगे, अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में चली जाती है। जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई सतह है और इस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ी और ये किरण यहाँ पड़ने के बाद ये क्या करे, दूसरे मीडियम में चली जाए, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, तो उसको हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। बात समझ में आ गई, बोले क्लियर इतनी बात। परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर गिरती हैं, गिरने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन। एक ही दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये भी, परावर्तन हमेशा कहां पॉसिबल है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए। मतलब ये जो मीडियम है ये कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अगर ये अपारदर्शी होगा, तो प्रकाश की किरणें वापस इसी माध्यम में चली जाती। लेकिन ये पारदर्शी होने के कारण स्पष्ट है कि प्रकाश की किरणें यहां से मीडियम 1 से सरफेस पर गिरेगी और दूसरे मीडियम में चली जाएगी। इसको कहते हैं हम अपवर्तन। अपवर्तन के दो नियम है, सेम कंडीशन। अपवर्तन के भी दो नियम है, इसको देखते जाइए। अपवर्तन के भी दो नियम है, देखिए कैसे। कोई सतह है, ऊपर मीडियम दूसरा है और नीचे कोई मीडियम दूसरा है। इसका मतलब यह है नॉर्मल। कोई प्रकाश की किरणें जब यहाँ से आती हैं, आने के बाद जब ये दूसरे मीडियम में जाने लगती है, जब ये दूसरे मीडियम में इंटर करती हैं, तो प्रकाश की किरणें पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करते समय क्या करती हैं, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, ये नॉर्मल है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अभिलंब, या तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएंगे और या फिर अभिलंब से दूर हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि पहला मीडियम कैसा है, दूसरा मीडियम कैसा है। एक चीज हो सकता है आपने सुना हो, डेंसर मीडियम। क्या सुना है आपने, डेंसर। और एक हो सकता है आपने सुना हो रेयरर मीडियम। ठीक, अब डेंसर मीडियम किसे कहते हैं, रेयरर मीडियम किसे कहते हैं, इसका कांसेप्ट हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सुनिए। पहला आपने सुना कि जो प्रकाश की किरणें हैं मीडियम 1 से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो अपने पाथ को बदल देती हैं। इस चीज को दिमाग में रखिए, अपने पथ से डाइवर्ट हो जाती है ये, अब बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी या बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि मीडियम ऊपर वाला रेयर है या नीचे वाला रेयर है, ऊपर डेंसर है या नीचे डेंसर है, ये डिपेंड करेगा इस पर। लेकिन इसका पहला लॉ है इंसिडेंट रे, इसको हम कहते हैं आईआर, मतलब इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रेज, और ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। तो देखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर पाए जाते हैं कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर पाए जाते हैं। फिर से सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर पाए जाते हैं। ये तीनों देखिए इसी सरफेस, इसी पॉइंट को मान लीजिए, इस पॉइंट को पर ही तीनों मिलते हैं। पहला लॉ, बोलिए पहला लॉ क्लियर हुआ, बोलिए पहला नियम समझ में आया। जब नियम जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलिए, बोलिए क्लियर, जल्दी बोलिए क्लियर। तो दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा द रेशियो ऑफ द एंगल, इंसिडेंस एंगल ऑफ साइन टू द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है कि जो रेशियो होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का, साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, मान लेता हूं आई है, और यहां रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है आर, तो साइन आई बाय साइन आर इज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसी को हम रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ कहते हैं। साथ में इसको दिया था स्नेल्स सर ने, किसने दिया था, स्नेल सर ने दिया था, इसीलिए इसको हम स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं, स्नेल के नियम के भी नाम से हम इसको जानते हैं, स्नेल का नियम। मतलब ज्या के साथ, ज्या कोण के, ज्या के साथ, ज्या रेशियोज के साथ आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक। यही क्या है, स्नेल का दूसरा नियम है। यही क्या है, स्नेल का दूसरा नियम है।
ये कॉन्सेप्ट इतना अगर दिमाग में बैठ गया है तो अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन और सॉरी डेंसर और रेयर मीडियम कब होता है, कैसे होता है। ठीक है ना, हम डिस्कशन किसी करेंगे मीडियम, इसकी डिस्कशन करेंगे मीडियम, माध्यम। माध्यम का निष्कर्षण समझ में आ जाएगा ना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। माध्यम का अगर निष्कर्षण आपको समझ में आ गया तो मान लीजिएगा कि आपको सब समझ में आ रहा है। बोलिए क्लियर, बोलिए समझ में आ रहा है सब, कोई डाउट? ठीक, चलिए देखिए अब माध्यम का जो निष्कर्षण होता है वो कैसे होता है, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। ये जो सर्कस है जिस पर लाइट गिरती है उसके ऊपर कोई मीडियम 1 है और इसके नीचे कोई मीडियम 2 है। ध्यान से देखिएगा, ये नाम है, ये क्या है, इंसिडेंट आपतित किरण, ये क्या है, अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको देखिए तो ये फील हो रहा होगा कि लाइट आती है अगर तो क्रॉस करने वाले अगर आती तो सीधा इस डॉटेड वाली लाइन पर आती, लेकिन वो क्या हुआ, बेंड हो गया। मतलब यहाँ कंडीशन दिखाई दे रहा है कि जो आई है और जो आर है, आई बड़ा है किससे, आर से। आई ग्रेटर देन आर जब होगा तो आप मान लीजिएगा कि लाइट कहां से जा रही है, रेयरर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम। क्या हो रहा है, मतलब रेयरर मतलब विरल माध्यम, विरल माध्यम से कहां जा रही है, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम। ठीक, फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरणें जब रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट होने के बाद आप चेक करिए आई बड़ा है या आर। अगर आई बड़ा है तो कह दीजिएगा आप कि ये प्रकाश की किरणें कहां से, रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। इसी का ठीक उल्टा, अगर कोई प्रकाश की किरणें आ रही है और ये अविलंब से दूर हट जाए, इनको देखने से लग रहा होगा आपको कि अगर ये प्रकाश की किरणें आती तो इस लाइन पे आती, लेकिन ये क्या हो गया, उधर बेंड हो गई है ना। इसका मतलब देखो इधर आर इतना बड़ा है और आई इतना छोटा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ क्या है, आई स्मॉलर देन आर। ये जब आई स्मॉलर देन आर हो जाए तो तुरंत आप समझ लीजिए कि जो मीडियम 1 है और मीडियम 1 है वो क्या है, डेंसर है। क्या है, डेंसर है, और जो मीडियम 1 है वो क्या है, रेयर है। बोलिए मतलब कि ये क्या है, ये सघन माध्यम और ये क्या है, ये विरल माध्यम। मुझे बातें समझ में आ रही है, क्लियर, क्लियर समझ में आ रहा है, कोई डाउट आपको, कोई डाउट है तो बोलिए। जब प्रकाश की किरणें, याद रखिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब कैसे हम किसको सघन माध्यम मान लें, किसको विरल, जैसे हम मान लें ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब जो कांच है, ट्रांसपेरेंट जो कांच है, पारदर्शी जो कांच है, उस कांच को हम क्या माने, सघन मान लें या विरल मान लें, या पानी है, पानी है जिसे आप वाटर कहते हैं, तो वाटर को हम क्या मान लें, विरल मान लें या सघन मान लें। ऐसे हम नहीं मान सकते, ना हम इसको सघन मान सकते हैं ना इसको विरल मान सकते हैं। हाँ मैं बताता हूँ कि सघन और विरल का डिक्लेरेशन क्या है, कैसे आप समझेंगे कि ये सघन माध्यम है या ये फिर विरल माध्यम है। बताओ, जिसमें प्रकाश की चाल दोनों माध्यमों में, किसमें, दोनों माध्यमों में, जिसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अधिक होगी, अधिक होगी, वह क्या होगा, वो विरल माध्यम होगा, वो क्या होगा, विरल माध्यम। और सुनिए दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट, जिसमें प्रकाश की चाल, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, वो क्या होगी, वो सघन होगा। वो कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम। अब समझ में आएगा, ध्यान से देखिए, मैं मान लेता हूं, इधर ऊपर मैं मान लेता हूं कि प्रकाश पहला माध्यम M1 है और दूसरा M2 है। मान लेता हूं कि ये प्रकाश की किरण ऐसी आई और ऐसे झुकी, और ऊपर मैं मान लेता हूं क्या है, वाटर है या फिर एयर है। मीडियम 1 जो है वो क्या है, हवा है, वायु है, और मीडियम 2 जो है वो क्या है, पानी। दूसरा फिगर देखिए, ये तो पहला फिगर, दूसरा फिगर देखिए, ऊपर पानी है
मीडियम 1 क्या है, पानी है, और जो मीडियम 2 है वो कांच है। ध्यान से देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण पानी से कांच में आएगी तो भी अवलंब की ओर झुक जाएगी, और जब कोई प्रकाश की किरण हवा से पानी में आएगी तब भी वो अवलंब की ओर झुक जाएगी। ध्यान से देखिएगा, जब मीडियम 1 से 2 में जा रही है तो अवलंब की ओर झुक रही है, जब मीडियम 1 से 2 में जा रही है तो भी अवलंब की ओर झुक रही है। तो क्या यहाँ पानी सघन माध्यम है या विरल? यहाँ सघन, ये पानी सॉरी हवा जो है वो विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम। और पानी क्या है? सघन माध्यम। यहाँ तीन दोनों को देखिए, नीचे क्या है? कांच। तो पानी जो है वो क्या है? पानी यहाँ विरल माध्यम है। क्या है? और कांच क्या है? सघन माध्यम है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब कैसे हम माने कि ये सघन माध्यम है या विरल माध्यम है? मुझे समझ में सब नहीं आ रहा है, सर का काम है क्लियर करना। आइए बताता हूँ। अब आइए इसको हम लिखा है, यहाँ लिखिए, वायु में प्रकाश की चाल लिखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल लिखिए 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वही आप कांच में लिख लीजिए, कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? आओ हम दिखाते हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि मामला क्या है। पानी देखिए, सबसे ज्यादा इसमें स्पीड किसकी है? किसमें है? वायु में। उससे कम पानी में, उससे कम कांच में। जब यहाँ आपने पानी, हवा और पानी लिया, क्या लिया आपने? पहला माध्यम आपने हवा लिया और दूसरा माध्यम आपने क्या ले लिया? पानी। ध्यान से देखिए, ठीक है ना? अब देखिए, पहला माध्यम आपने हवा लिया, दूसरा माध्यम पानी। ध्यान से देखिए, हवा से पानी में जाता है, हवा की स्पीड, हवा में स्पीड ज्यादा है, पानी में कम है। इसका मतलब हवा जो मीडियम हवा जो है यहाँ वो क्या है? विरल माध्यम है। और ये क्या होगा? सघन। लेकिन जब दूसरे, ये पहले केस में, लेकिन जब दूसरे केस में आपने लिया तो पानी लिया और आपने क्या लिया? पानी। मीडियम 1 जो होगा वो पानी होगा और मीडियम 2 जो है वो कांच होगा। पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा है और इसमें और कम है। इसका मतलब अब ये सघन विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। मतलब एक बार यही पानी किसके साथ बिहेव कर रहा था? कैसा बिहेव कर रहा था? सघन माध्यम का जैसा बिहेव किया, लेकिन जब वो दूसरे मीडियम कांच के साथ कांटेक्ट में आया तो क्या हो गया? वो विरल माध्यम हो गया। बात समझ में आ गई अपना? जब सघन माध्यम से प्रकाश, देखिए दोनों माध्यमों में जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वो विरल माध्यम होगा, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन माध्यम होगा, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वो विरल माध्यम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। साथ में कोरोना तो जरूर चल रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका खाने की प्रक्रिया नहीं बंद है तो पढ़ने की प्रक्रिया क्यों बंद होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन का निर्धारण खाने से नहीं पढ़ने से होगा। जिंदगी का, फ्यूचर का आपके निर्धारण किससे होगा? खाने से नहीं। आप खाते रहिए, आपका फ्यूचर कैसा होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप पढ़ते रहिए, फ्यूचर कैसा होगा हम भी क्लियर कर देंगे, आपके पेरेंट भी, आपके पड़ोसी भी, और आपके जो रिलेटिव है वो सब आपके फ्यूचर को डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है ना? फिर हम मिलते हैं आपसे इसी लेक्चर के बाद में नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।